बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। आज हर कोई ई कॉमर्स से एसोसिएट होना चाहता है, हर कोई अपना बिज़नेस ऑनलाइन करना चाहता है या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ऑनलाइन करना चाहता है। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया का 46th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है और रवां साल पाकिस्तान ने $10 बिलियन का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री से और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक $19 बिलियन का रेवेन्यू पाकिस्तान जनरेट करेगा। और ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट की बात की जाए तो ये तकरीबन $19 ट्रिलियन की है और 2030 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय रिसर्च एंड मार्केट्स कि $48 ट्रिलियन की ये मार्केट बन जाएगी। तो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस सेक्टर। और फिर इसी सेक्टर के अंदर मज़ीद सब फील्ड्स निकल रही हैं। ड्रॉप शिपिंग की भी बात करेंगे आज, जो कि $284 बिलियन की मार्केट बन चुकी है। और वैसे तो ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, बट जो इसका फेल होने का रेशो है वो 90% है, यानी इसको सस्टेन करना, इसको रन करना काफ़ी मुश्किल है। सो इट्स नॉट एन ईजी बिजनेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स टू डू इट सक्सेसफुली। एंड दिस इज़ what we will talk about in detail in this program: the challenges, opportunities, how to avail them, and your Sharia questions also. So we have distinguished guests with us. First of all, we have renowned entrepreneur and founder of Rehan Training School, Mr. Rehan Allawala. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? और फिर उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मुल्क के मारूफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ स्किल्स रेटर डॉक्टर गुलफाम खालिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन और असिस्टेंट प्रोफेसर हमदर्द यूनिवर्सिटी, चेयरमैन शरिया बोर्ड ज़राई तरक्याती बैंक के डॉक्टर मुफ्ती वसी फसी भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से? तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ रेहान अल्लाहवाला साहब से करना चाहूँगा, क्योंकि ई कॉमर्स के हवाले से इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ई कॉमर्स, AI और जदीद तर्ज के ऊपर एक स्कूल कायम किया। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले रेहान साहब से गुफ्तगू आगाज़ किया जाए और कुछ बताएं कि क्या काम कर रहे हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। हमारा स्कूल इंटरनेट ईजाद होने और AI ईजाद होने के बाद दुनिया में कहीं स्कूल ईजाद नहीं हुआ। यानी इकबाल का एक शेर है कि खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, सोच को ग़ुलामी से आज़ाद करें, पुरानी सोच को ज़ाया कर दें। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़माना बदल गया है कि हर इंसान बाज़ार में या दुनिया में मोबाइल के साथ काम करता है ना, लेकिन स्कूलों में मोबाइल लाने पे पाबंदी है। हमारे स्कूल में किताबें लाने में पाबंदी है, लैपटॉप और मोबाइल के साथ पढ़ाते हैं। और हम ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल चला रहे हैं कि हम दिखा सकें कि ये भी पॉसिबल है और कैसे किया जाएगा, उसके प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं जाके और स्कूल्स भी उसको रेप्लिकेट कर सकें। इसके अंदर लीडर्स बाय एक्सीडेंट पैदा होते हैं। किसी क्रिकेटर को हम कहते हैं आप मुल्क चला लें, चलें भाईजान, आप मेहरबानी कर दें। ऐसा ना हो, बल्कि हम बचपन से 5वीं जमात से बच्चे को लेके ये गोल देते हैं कि आपने 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ईदी की तरह लेकर आना है, अपने ख़ानदान के लिए बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, करोड़ों में बनाने कम से कम अगले 10 साल में स्कूल के अंदर रहते हुए, और अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है बाय बीइंग इन द टॉप 50 इन द वर्ल्ड। जैसे ओलंपिक्स के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, आजकल के एक चैम्पियन है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट ग्रेटा थुनबर्ग बनाएं, नेक्स्ट ओलंपियाड्स बनाएं कि कौन वर्ल्ड पीस का अवार्ड जीत के लाएगा, कौन केमिस्ट्री में जात के आएगा। तो ये हमारे स्कूल के गोल्स हैं। और हम ट्रेडिशनल तालीम को इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते, बल्कि हम ऐसी तालीम जिससे प्रैक्टिकल फ़ायदा हो। तो 6ठी के बच्चे को हमारे स्कूल में $100 महीना या 28,000 कमाना होता है। अगर वो नहीं कमाता तो 7वीं में नहीं जाएगा। तो अगर टेस्ट है, ये एग्ज़ाम है उसका, जैसे आप मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल कर देते हैं, तो इसी तरह हम उसको इतना पढ़ा रहे हैं तो उसको पैसे भी कमाने चाहिए। 7वीं में उसने 55,000 महीना कमाना है, 8वीं में उसने 1 लाख महीना कमाना है। नहीं कमाएगा तो अगली क्लास में नहीं जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वालिदैन को जो इकनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि जी बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो हम इस मॉडल को के ज़रिए इस तालीम को आम कर सकेंगे कि बच्चा अपने पैसे भी खुद कमा रहा है, वालिदैन की भी सपोर्ट कर रहा है, और जो मुल्क के इकनॉमिक हालात हैं वो बचपन से ही उसके अंदर पैसे कमाने की ख्वाहिश भी, और उसके लिए सिर्फ 3 घंटे रोज़ काम करना हो। तो ये नहीं कि सिर्फ काम ही कर रहा है, तालीम के साथ साथ 3 घंटे एक्स्ट्रा वो काम करेगा तो उसमें इसकी पॉकेट मनी आ जाएगी। जो कि आप दुनिया की किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं तो तमाम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मैकडॉनल्ड में काम करते हैं या किसी ग्रोसरी पे करते हैं। इनफैक्ट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट था, उसकी अपनी बेटी एक बर्गर की दुकान पे काम करती थी, जाके उसके अंदर वर्क एथिक्स हो, काम करने की सलाहियत हो।
तो ये स्कूल का मॉडल है। ये ओपन सोर्स स्कूल है, यानी इसको कोई भी कॉपी कर सकता है। आप rehanschool.net/copy पे जाएँ, आप हमने सारे SOPs बताए हुए हैं कि ये भी ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप अपने स्कूल में भी आफ्टर स्कूल टाइम ये इनेबल कर लें, तो आपका बच्चा भी कमाने के जैसे हो जाएगा। इसका जो की फंडामेंटल रीज़न है होने का वो ये कि अब क्रोम बुक्स बहुत सस्ती हो गई हैं। 6,000 से 8,000 रुपये में लैपटॉप आ जाता है। तो वो उतने का तो किताबों का सेट नहीं आता जितने का कंप्यूटर आ जाता है, इसमें सारे इल्म आ जाता है। तो ये इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत सस्टेनेबल मॉडल लग रहा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से भी आज बात करेंगे हम इस प्रोग्राम में। इस्लामिक बैंकिंग के नाम से आजकल जो भी हो रहा है, और ख़ास तौर पे इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी इंटरेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं, लोग अपने पैसे रखवाते हैं अकाउंट्स में, तो उन्हें इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक, यानी उसे सूद नहीं कहा जाता। क्या ये जो रिवाज है ये दुरुस्त है इस्लाम की नज़र में या नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल शायद डेवलप कंट्रीज़ में अब 10 साल पहले होता होगा। अब सवाल ख़त्म हो गया ये, क्योंकि अब दुनिया ने अच्छी तरह लाइन ड्रॉ कर ली है कि ये वाक़ईतन इस्लामिक है और उस पर आगे एडवांसमेंट हो रही है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इसमें आगे जाया जा रहा है। हमारे यहाँ चूँकि हम थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं टेक्नोलॉजी और नॉलेज में, जैसे रिहान साहब ने भी फरमाया, तो अभी तक हमारे पास ये सवाल होता है कि इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक है। हकीकत है, मुझसे भी लोग खुद पूछ चुके हैं 2-3 बार। हमसे भी डेली लोग पूछते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि मतलब इतने लेयर्स हैं। हर बैंक के अंदर शरिया बोर्ड होता है, फिर शरिया कंप्लायंस होता है, शरिया ऑडिट होता है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट होता है, स्टेट बैंक का अपना शरिया ऑडिट होता है। इतनी लेयर्स के बाद तो शायद ही किसी बिज़नेस के ऊपर भी इतनी नज़रें नहीं होती जितनी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर नज़रें हैं। तो इतने सारे स्कॉलर से ऑथेंटिकेट होने के बाद अब हमें इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जो काम हो रहा है वो बिज़नेस के शरई उसूलों के मुताबिक हो रहा है, और वहाँ पर जो शरिया कंप्लाइंट मोड्स हैं, मुजारबा, मुशारका, इजारा, सलम वगैरह, वो अप्लाई हो रहे हैं, और उसी की बुनियाद पर वो डिपॉजिट होल्डर्स को भी रिटर्न दे रहे हैं, और उसी की बुनियाद पर आगे फाइनेंसिंग भी इस्लामिक मोड्स पे कर रहे हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट तो अबाउट। यानी जो पैसे लोग रखवा रहे हैं इस्लामिक बैंक्स के ऊपर, और उस इस्लाम के नाम पर ही जो मिल रहा है कि वो मुदारबा, मुशारता, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सही है इंटरेस्ट जो मिल रहा होता है महीने के तौर पे, या? देखिए, वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है, और दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि एक आदमी तिजारत कर रहा है और उसका नफ़ा हलाल होता है, और एक आदमी सिर्फ उसे पैसे देकर और उस पर लैंडिंग करके कर्ज पर जो है ना सूद ले रहा होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस इतना वाज़ेह है कि होली कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वहल्लल्लाहुल बई व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने ट्रेड को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो पहले ही लाइन ड्रॉ हो गई थी कि अगर ट्रेड बेस्ड काम होंगे तो इस्लामिक बैंकिंग में जो मोड्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेड बेस्ड होते हैं या उससे रेलिवेंट होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर जो नफ़ा होता है वो हलाल होता है, और आप बेगुबार और बिला झिझक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ जो जहन में आ रही है, क्योंकि लोग यही चीज़ सामने रखते हैं कि क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता, क्योंकि आपका इसमें नुकसान नहीं होता, इसलिए ये सूद के ज़ुमरे में आता है। क्या ये आर्गुमेंट सही है? लेकिन लॉस का होना बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन लॉस का होना ज़रूरी नहीं, लॉस की पॉसिबिलिटी का होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं तिजारत करने बैठा हूँ और सारी ज़िंदगी मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, बहुत से मेमन ताजिर ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर नुकसान नहीं हुआ, तो क्या हम कहेंगे उनकी तिजारत नाजायज़ है? नहीं, पॉसिबिलिटी तो थी, रिस्क तो था कि वो लॉस हो सकता था, लेकिन लॉस हुआ नहीं उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर। वैसे बैंक्स के अंदर लॉस होता है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल अंदाज में होता है, तो इसलिए आवाम को पता नहीं चलता। वहाँ पर ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो स्टेट बैंक ने भी अलाउ किए हुए हैं कि वो रिज़र्व बनाकर उसकी बुनियाद पर जो लॉस हुआ होता है उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो इसलिए आवाम को उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो देख सकते हैं कि बाद अगर बैंक्स को भी लॉस होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है ई कॉमर्स के ऊपर, इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आते हैं। खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट और फाउंडर स्किल्स रेटर डॉक्टर गुलफाम खालिद खान साहब। सर, जहन में सवाल ये आ रहा है, क्योंकि आप पूरे मुल्क में इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क चला रहे हैं, तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स की वजह से ई कॉमर्स बढ़ भी रहा है, आगे भी जा रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल की एक हमेशा से कमी रही है पाकिस्तान में।
क्या आपके इदारे की वजह से और ई कॉमर्स में जाने की वजह से लोग कमा भी रहे हैं या नुकसान हो रहा है सिर्फ? क्योंकि मुल्क में हर जगह हर तरफ तो नेगेटिविटी आपको पता है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, हमारा तो जो इंक्यूबेटर है वो ई कॉमर्स का पहला इंक्यूबेटर था और स्किल बेस इंक्यूबेटर भी पहला था, और हम बड़ी प्राउडली ये क्लेम करते हैं कि हमारा सस्टेनेबल इंक्यूबेटर। इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इंक्यूबेटर्स आए दे वर गवर्नमेंट फंडेड, बेशक वो बिक्स थे, टिक्स थे, निक्स थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडीज़ ने उनको फ़ंड किया। हमें अगर कोई फ़ंड करता है तो वो इंक्यूबेटिव फ़ंड करता है जो हमारे पास आता है, एंड वी आर देयर फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका मतलब है, और वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे हमें पे करता है। तो अगर वो ना कमा रहा हो तो हम तो ख़त्म हो जाए। तो बिकॉज देर इज़ अ मनी and there is a high potential in that domain and area, that's why the people are coming to us and they are paying for us. So we are financially sustainable, and it is just because of these incubators who has a trust on the e-commerce and who has a trust on the incubator as well. सही So है। yes, वो तो पाकिस्तान में अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं जो ई कॉमर्स में बच्चे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है कि हर बच्चा जो है ई कॉमर्स पढ़ना चाह रहा है, आईटी की फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उनको मुश्किलात क्या आ रही हैं आमतौर पे हमारे माशरे में? अच्छा, देखें, ऐसे सच मुश्किलात नहीं है। अगर मैं ये कहूँ मुश्किलात क्या हैं या क्या नहीं है, हमें थोड़ा सा ब्रॉडली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ग्लोबली जब भी बिज़नेस करते हैं ना, तो बिज़नेस हमेशा दो चीज़ों पे होता है, लो प्राइस पे और हाई वैल्यू पे। अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ लो प्राइस के ऊपर हाई वैल्यू दे देंगे तो आप मार्केट बना लेंगे। एंड इट्स ई कॉमर्स इज़ अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इट इज़ नॉट लोकल। अगर तमाम पाकिस्तान ई कॉमर्स करने लग जाएगा फिर भी ई कॉमर्स का स्कोप रहेगा। अगर कोई एक भी पाकिस्तानी ई कॉमर्स नहीं करेगा, ग्लोबल स्कोप फिर भी वही रहेगा, क्योंकि वो वैक्यूम कोई ना कोई और कंट्री और उसकी जो पॉपुलेशन है वो फुलफ़िल कर लेगी। सो हमने तो ग्लोबली कम्पीट करना है, और कंपटीशन रिग्रेस है, इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको कम्पीट करता है। अब हमारे पास बिकॉज ऑफ दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और पोलिटिकल कंडीशंस, वी आर नाउ चीपर देन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। सो जहाँ हमारे लिए बाकी तमाम बिजनेसेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी तरीके से हमारे ई कॉमर्स के अंदर ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग प्राइस के ऊपर आ गए। तो हम ये कहते हैं भाई बेहतर ये है कि आप रुपया कमाने की जगह डॉलराइज कर लो अपनी इनकम को। आप अपनी इनकम को डॉलराइज कर लोगे तो डॉलर महंगा होता है, तो ई कॉमर्स के लोगों को खुशी होती है, बिकॉज नॉर्मली उनको डॉलर में मिला होता है। अब जो चैलेंज है, या आप कहें या नेक्स्ट आप माइलस्टोन या टारगेट कहें, वो है वैल्यू का। वैल्यू दो है, दो चीज़ों में। एक ये कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी एक्सीलेंस हो, कॉम्पिटेंस हो। दूसरा ये है कि आपको एथिकली भी स्ट्रांग होना। सही है। सो हमारा जो भी फोकस है, आज से 5 साल पहले जब इंक्यूबेटर्स चलाया था तो टेक्निकल स्किल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब वो इकोसिस्टम इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि शायद आज वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जब कोई भी इंक्यूबेशन में नया बच्चा आता है, वो ब्लैंक होता है, उसको नहीं पता होता ई कॉमर्स क्या है, वो उस इन्वायरमेंट से लर्न करता है। सिखाने वाले भी बहुत हैं और लोग सीखते भी बहुत हैं, लेकिन जो चैलेंज है या जिस पे फोकस करना चाहिए वो डिसिप्लिन है, जो कि मुझे लगता है कि सोसाइटी में कदरे कम है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन से हमने वो लर्न नहीं किया और सोसाइटी से। और दूसरा जो है वो एथिक्स है और आपकी मोरालिटी है। तो अगर इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो बिल्ट हो जाएंगे। तीसरा जो एक चीज़ जिसकी वजह से हमारे इंक्यूबेटर्स कह लें या ई कॉमर्स के अंदर यानी जो आप भी ये लोग, कह रहे हैं कि सॉरी बात कर आपकी, कि ये एथिकल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रो बहुत करने के ज़्यादा लिए। है। अगर आप मुझसे पूछें, मैं ग्लोबली अगर देखता हूँ, मैं कहता हूँ द एथिकल वैल्यूज इज़ द ओनली थ्रेट टू पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री। दैट्स द ओनली थ्रेट। बिकॉज अगर आप बहुत अच्छे हैं और आप एथिकल नहीं हैं, तो उसके ऊपर तो इंटरनेशनली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना, तो वो फिलिपिनो के पास चले जाएंगे। बाहर के बहुत से पाकिस्तानी भी, आई हैव मेट विद देम, जो पहले पाकिस्तानी बच्चों से काम कर रहे थे, इश्यूज़ क्रिएट हुए, उन्होंने स्विच करके दूसरों को हायर कर लिया। बिकॉज जो अगर ट्रस्ट चेक होता है बिजनेस में, तो फिर कोई आपके पास नहीं आएगा। सो और हर जगह के ऊपर इट इज़ नॉट विद द पाकिस्तान, इट इज़ विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज भी एथिक्स के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कोलेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूशन हमें उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर। एथिकल वैल्यूज़ के। एक और जो जहन में सवाल है वो ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्योंकि ये है कि ई कॉमर्स के अंदर एक और नई सब फील्ड आ चुकी है, इस हवाले से भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा क्या चीज़ है ये? अच्छा, देखें, ड्रॉप शिपिंग, आप पाकिस्तान में अमेज़ॉन एक ग्लोबली भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब अमेज़ॉन भी अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि ड्रॉप शिपिंग ठीक है, आप कर लें। अच्छा, यहाँ बहुत से रिलीजियस तबकों में से भी लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर फतवे शतवे लेके उनको कह दिया कि वो ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि एक चीज़ सही है या नहीं है, आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर 99% जो लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है ना, वो ठीक तरीके से नहीं करते हैं। उसके अंदर चीटिंग्स इन्वॉल्व हैं या फ्रॉड इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारी वो कम्युनिटीज़ जो कि जेन्युइनली ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, वो अमेज़ॉन पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, होलसेल कर रहे होते हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, वो सफ़र करते हैं बिकॉज उनके अकाउंट्स ख़त्म होते हैं। तो एक इम्प्रेशन जो है ना नेशनल लेवल पे दूसरों पे आता है। तो जो बिल्कुल मतलब जिनको हम तैयार करते हैं, मतलब हम अपने इंक्यूबेटर्स के अंदर कभी भी ड्रॉप शिपिंग नहीं बढ़ाते। द रीज़न इज़ कि उसके अंदर गुंजाइश बहुत है कि लोग जो हैं वो चोर इंडस्ट्री रास्ते तो वो भी निकालेंगे। बड़ी हो गई है। तो उसमें आप जो और जो मेजॉरिटी है वो फिर चीट करती है। तो बिकॉज हमने उधर नेशनल एक जो इमेज है उसको भी मेंटेन रखना है। पाकिस्तानी चीट करते हैं उसके अंदर ज़्यादातर। हाँ, और वो है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड्स हैं या वो 101 ऐसे तरीके हैं और जुगाड़ हैं जिसके ज़रिए वो कहेंगे। तो या तो पेमेंट्स नहीं करेंगे या प्रोडक्ट ऐसे पहुंचेगा नहीं, वो नए पे नए अकाउंट्स कर लेंगे। देयर आर सो मेनी वेज। सो एक्चुअली इट इज़ नॉट कि ड्रॉप शिपिंग सही है या नहीं है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जिस तरीके से की जा रही हाउ है, वी डू इट इज़ द क्वेश्चन। हाँ, वो गलत है। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्या ये हलाल है हराम है, लोगों का ये भी सवाल होता है। और फिर जो हमारी जो एथिकल कंडक्ट है ख़ासतौर पर बिज़नेस करने की, ये एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि गुलफाम साहब इसको रेफ़र कर रहे हैं। जी मैंने इस पे कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, और मेन कंसर्न जैसे डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे एथिकल इश्यूज़ हैं। अब इससे पहले एक वक्त था कि हमारा टेक्निकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था, मेरा ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से भी है तो वहाँ पर भी। लेकिन अब सॉफ्ट स्किल्स पे और एथिक्स पे अब हर कोई बात कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा हम लेट हो गए, लेकिन चलें, देर आमद दुरुस्त आमद, हम उस पर एथिक्स पे बात करें। इस्लाम देखिए ना, हम उस उम्मत नबी की उम्मती हैं जो तिजारत किया करते थे और उनकी अखलाकियात से लोग मुतासर होकर दीन पे आया करते थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या उसमें हमें नज़र आता है और दीगर। तो अगर हम इसकी बात करें ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स की बात करें, तो इट्स वेरी क्लोज टू इस्लाम कि आपको इस्लाम कहता है कि अर्ली आप अर्निंग शुरू कर दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के थे कि वो बकरियों को चराया करते थे। उन्होंने कभी भी अपने चचा पे डिपेंडेंट नहीं हुए कि मैं वालिद नहीं है तो मैं उनसे अर्निंग मांगूं, बल्कि उन्होंने खुद से अपनी अर्निंग शुरू की 10 साल यानी की। 18 साल का इंतजार नहीं करना है। 18 साल का इंतजार नहीं किया। मैं अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम लोग ग्रेजुएशन में बैठे हो और अभी तक वालिद साहब से पॉकेट मनी मांग रहे हो। हालांकि इस दौर के अंदर तो 6 साल का 7वीं क्लास का बच्चा अर्न कर रहा है और बाहर जो है लोग कमा रहे हैं छोटी उम्र से। तो एक तो ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि एक जैसे आप अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉन्सेप्ट होता है बर्ड इन हैंड का, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर हम देखते हैं कि एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मांगते हैं, तो आप मशहूर वाक़या है कि आप उनको फरमाते हैं कि तुम्हारे घर में क्या है, तो फरमाते हैं एक टाट है और एक प्याला है। तो आप उसको बेचते हैं 2 दिरहम में, और 1 दिरहम से कहते हैं कि अपने घर में खाने पीने का करो, और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लेके आओ, और 15 दिन तक नज़र नहीं आना कि तुम उसको अर्निंग करो। तो वो बात है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है। हमारे पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। अपने अगर अपने वार्डरोब को ही देख लें और अपने घर में स्टोर को ही देख लें, उससे बहुत से आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, अपने लिंक्स निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि एक तो हम बहुत ही वाइट कॉलर जॉब्स करना चाहते हैं, दूसरी बात ये कि हम एथिक्स को उतना नहीं देखते। हालांकि आप देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, जो वहाँ पर इस्लाम फैला है, वो ताजिरों के एथिक्स की वजह से फैला है। तो अगर मैं समझता हूँ कि दावत का भी और पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग का भी बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें, स्टार्टअप्स पैदा करें, और जो है वो एथिक्स की बुनियाद पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज क्रिएट करें। और एक एथिकल एमरजेंसी हमें नाफिज करनी चाहिए अपने मुल्क के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर भी और टेक्निकल इदारों के अंदर भी, कि हमारे नौजवान जो है वो हमारे पास भी ड्रॉप शिपिंग के सवाल आ रहे होते हैं, एसईओ के ब्लैक हेड एसईओ कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में चीट कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी से, एआई से जो है वो जो है ना फेक वीडियोस बना रहे होते हैं। तो हम लोग जो है ना उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नेमत है, इसको अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो बहुत अर्निंग भी अच्छी हो सकती है और दावत भी हो सकती है। बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और फिर रेहान अल्लाहवाला साहब से बात करेंगे उनके स्कूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी है मेरे पास, तो उनसे डिटेल में बात करते हैं।
खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात करें ई कॉमर्स इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर एंटरप्रेन्योर और फाउंडर रेहान ट्रेनिंग स्कूल, रेहान अल्लाहवाला साहब। सर, आपसे सवाल ये आ रहा है कि जो स्कूल है ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद था, मैट्रिकुलेशन का हमारा पूरा सिस्टम मौजूद है जो 2.5-3 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। ओ लेवल से ए लेवल्स भी मौजूद है। अब आपका ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, तो हाउ डू यू पुट इट कि ये हम किस तरह से बच्चा फिर फिट होगा? यानी एक तालीमी निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, हम कहीं पे जॉब पे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास डिग्री है, अगर आपने मैट्रिक नहीं किया तो ऑब्वियसली इंटर नहीं कर सकते, इंटर नहीं किया तो फिर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, तो उस बुनियाद के ऊपर आपको नौकरियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो ये आपका सिस्टम चलता कैसे? फिर आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो क्या है? यानी किस उम्र में बच्चा आपके स्कूल में दाखिला ले सकता है? एक एक करके कर लो। जी जी। हम 10 साल की उम्र में लेते हैं स्टूडेंट को 5th क्लास में, 5th क्लास में लेते हैं। और उसके बाद उसको 5th 6 7 8 हमारे सिस्टम से गुजरता है, फिर हम उसको 2 साल में मैट्रिक करा देते हैं। तो उससे पहले से उसके बाद 4th ऑप्शन 4 क्लासेस पढ़ी हुई होनी चाहिए उसने? 4 पढ़ी हों, 5वीं पढ़ी हों, और 5th में लेते हैं, दोबारा भी 5th में आते हैं। हमारे पास मैट्रिक करके भी लोग आते हैं, 5th में जाते हैं। हमारी ओल्डेस्ट स्टूडेंट 63 साल की है। और अगर किसी ने बिल्कुल स्कूल ना पढ़ा हो फिर नहीं लेते, फिर नहीं। लिए में लेकिन नहीं लेते। उसके अलावा हम GED ऑफ़र करते हैं, जो कि अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री है। उसके इक्वलेंसी होती है, वो ओ लेवल की तरह से आपको IBCC से यहाँ पे इक्वलेंसी मिल जाती है इंटरमीडिएट की। उसमें आपको लिखना नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना होता है। तो जो लिखना वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, हमारा प्लान है कि हम अपना बोर्ड भी रजिस्टर करा रहे हैं जिसमें लिखना ना पड़े और कंप्यूटर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दे सकें। टिल दैट टाइम वो हमारा बोर्ड आएगा, अगले 4 साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम रेगुलर जो मैट्रिक है वो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगता है इसमें? यानी 5वीं जमात से आपके पास बच्चा दाखिला लेगा तो हमारा मैट्रिक तक या वो जो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक 4 साल हमारे पास ले आएँ, 5th 6 7 8 में ले आएँ, 8वीं में ले जाएँ, 9th में, और 9th 10 कहीं से भी करा दें। ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्रैंड प्लान है वो है 8 इयर्स का, जाके हम उसको एक बड़ा लीडर बना सकें, एक्सीडेंटल लीडर ना बनाएं। आपके मुल्क के पानी का मसला कौन सॉल्व कर रहा है? कोई है? कोई भी नहीं है। बिजली का, रोड का, गटर का। हमारे स्कूल में हर बच्चे को वाला का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी बनानी है कि आपने अगले 8 साल तक सिर्फ यही पढ़ना है कि पानी का मसला कैसे ठीक होगा, गटर का मसला कैसे ठीक होगा, और फिर आपका उस पर कारोबार शुरू कराया जाता है 9th क्लास में। 9 10 11 12 में उसको उसी कारोबार को, क्योंकि ट्रेनिंग पहले मिल रही थी, अब पढ़ाई क्या होती है, 6ठी के बच्चे 5वीं के बच्चे को साल में 200 इंटरव्यूज़ देने होते हैं, 200 इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, जाके उसकी ज़बान की जो गिरा है, जो हज़रत मूसा ने दुआ में मांगी है कि जी मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए, तो वो गिरा खुल जाती है उसकी। 400 जब वो इंटरव्यू करता है और लेता है और देता है, उर्दू में करता है, फिर उसकी हम रोज़ाना AI से आधे घंटे बातें कराते हैं इंग्लिश में, तो उसको अंग्रेज़ी उसकी अच्छी हो जाती है 1 साल में। 6th क्लास में जब आता है तो उसने साल में 200 सब्जेक्ट एक्सपर्ट के इंटरव्यू करने हैं। आप तो जैसे यहाँ बुला के लोगों से सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इंटरव्यू करते हैं ना, हमारे हर स्टूडेंट ने हर रोज़ सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिंक्डइन से तलाश करना है, उससे दोस्ती करनी है, उसका इंटरव्यू करना है उसी सब्जेक्ट का। पानी वाले बच्चे ने पानी वाले का एक्सपर्ट का करना है। ढूंढने की तलाश की हेल्प के लिए उसने रोज़ एक टेड टॉक देखनी होती है। टेड टॉक पानी के ऊपर ही देखेगा पानी वाला बच्चा, और उसी आदमी को कांटेक्ट करेगा जो टेड का स्पीकर है कि सर मैंने आपकी टेड टॉक देखी, बहुत अच्छी थी, ये मेरी वीडियो है, मैंने ये सीखा है, मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ। तो उसका जो नेटवर्क है, उसके जो दोस्त हैं, वो सारे पानी वाले बन जाते हैं। 3 साल में जब वो 600 पानी वालों से दोस्ती करता है, इंटरव्यू करता है, अपने बारे में बताता है, उनके बारे में पूछता है, तो उसके पास पैसा, नेटवर्क, प्रॉब्लम को सोल्यूशन, सारे प्रोफेसर साहब उसकी फ़ोन के अंदर आ जाते हैं। 8वीं में जब वो बिज़नेस शुरू करेगा, 9th में या 8वीं में जब वो बिज़नेस शुरू करेगा, तो वो सारे मेंटर उसके मौजूद हैं उसके पास। मुझे पानी की मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसका बिज़नेस कंसल्टिंग का या रेगुलर का शुरू करा के देंगे, एंड देन वी वांट टू सेल दैट, टेक एन एग्जिट फॉर एटलीस्ट 28 करोड़ रुपए, $1 मिलियन का वो मालिक हो जब वो स्कूल से ग्रेजुएट करे। दैट्स द प्लान। ये ख्वाब है। जैसे लोग सितारों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हर बच्चे को मिलियनर बना रहे हैं, डॉलर मिलियनर बना रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि जब वो ये काम कर चुका हो, तो अब 10 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट ला चुका है, 28 करोड़ घर लेके जा चुका है, घर ख़रीदो, गाड़ी ख़रीदो, वर्ल्ड ट्रैवल करो, हज उम्रा कराओ अम्मी जान को, और दुनिया घूमने जाओ। फिर वापस जब 2-3 साल के बाद आओ, अब सोचो कि वाकई ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अभी तुम 22 साल के हुए हो,
यहाँ 22 साल वाला तो मम्मी मम्मी रोटी बना दे कर रहा होता है। तो वी वांट टू चेंज दैट कि ऐसा स्कूल मेरे बच्चों के लिए मैंने डिज़ाइन किया था कि मैं अपने बच्चे ऐसे स्कूल में डाल सकूं। किसी ने भी अभी तक, सारी दुनिया परेशान है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, दे डोंट नो। तो हम एक अटेम्प्ट ये कर रहे हैं, हो सकता है गलतियां करें, बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ठीक क्या है। यानी आप ये तो पता है ना जो कर रहे हैं वो गलत है, ये तो पता है ना जो MBA करके निकल रहा है वो 35,000 की नौकरी के लिए परेशान है, ये तो पता है ना बैचलर कंप्यूटर साइंस करके बैठा है, कह रहा है सर प्लीज़ 25,000 की कहीं हमें नौकरी दिलवा दी, ये तो गलत है ना। बिल्कुल तो ये तो जब पता है गलत है तो उसको दोबारा क्यों करें। जो पता, जो नहीं पता, ये चीज़ भी पॉसिबल है, उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकेडमिकली बच्चा कितना स्ट्रांग होगा आपके स्कूल से पढ़ के? आप स्कूल आएँ, आपको दावत है। एक हमारा स्कूल कराची में इब्राहिम हैदरी में है। आप उनके वालिदैन बिल्कुल मुतवस्सित घरानों के हैं, आप उनके साथ 1 घंटा गुजार लें, आपको खुद ही आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आपके और स्कूल आप में भी एक ऑनलाइन भी प्रोग्राम, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके स्कूल में भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ गुलफाम साहब मौजूद हैं। गुलफाम साहब, मैं चाहूँगा कि आप जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर देम हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस कम से कम पैसों में? अच्छा, देखें, हम तो इंक्यूबेटर हैं और हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो यूथ, उसमें मैट्रिक के पी से जो कम से कम बच्चा आया है वो 10 साल का है हमारे पास इंक्यूबेटर्स में, जो अभी रिसेंटली मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं बच्चे A लेवल O लेवल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड है, डिग्री कंप्लीट हुई, लेकिन हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे पास MBBS डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास ऐसे ही ख़वातीन और मर्द हज़रात भी हैं, दे आर अराउंड 60। तो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है। लेकिन ई कॉमर्स के बिज़नेस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इफ़ यू हैव अ मनी देन यू कैन स्टार्ट इट, क्योंकि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो स्किल सिखाने के लिए आ रहे हैं। अब नाउ दे आर द 2 कैटेगरीज ऑफ द पीपल, वन हैज़ अ मनी एंड अदर हैज़ अ स्किल। सो जो ई कॉमर्स पाकिस्तान में जब बूम किया तो उसका रीज़न ही ये था कि हमने कोलैबोरेट करवाया, इंटरनेशनली भी मीटअप्स करते हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिलते हैं और हम कहते हैं यार यू हैव अ मनी बट यू डोंट हैव अ टाइम। आप बाहर बैठे हैं, आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप खुद नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा और रिसोर्सेज मिलेंगे तो महंगी होंगी। तो एक पाकिस्तान में बच्चा बैठा है, उसके पास टाइम बहुत है, हम उसको स्किल सिखा रहे हैं, अब उसके पास स्किल आ गई तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर लें। सो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हमारे पास 5 पाथवेज होते हैं जिससे वो ई कॉमर्स करता है, या एम्प्लॉयमेंट है, जी, या वो फ्रीलांसिंग करेगा, या वो एसेट क्रिएट करेगा अपने, या वो एज एन इन्वेस्टर के तौर पे ज्वाइन करता है, या वो अपना स्टार्टअप या एजेंसी बनाना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि आप शुरू करें एम्प्लॉयमेंट से और फिर चलते जाएं, फ्रीलांसिंग करें, दूसरी चीज़ें करें। अच्छा, फ्रीलांसिंग में भी हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले फ्रेंड फैमिली और सर्कल से स्टार्ट हो, फिर हमारी जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है आप उनके साथ मिलें, कोलैबोरेट करें। और हमारे पास वॉक इन सैटरडे मीटअप्स हम लोग करते हैं जिसमें वैसी कम्युनिटी आती है और हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती है। और जब भी कोई बंदा आता है और कहता है मेरे पास पैसे हैं आप बताएं, तो हम उनके इंक्यूबेशन के अंदर लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप तक हम 4 या 5 लोगों से मिलें और फिर जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगे तो आप उसके साथ जो है वो बिज़नेस शुरू करें। और अगर आपको उसमें हमारी ओपिनियन चाहिए तो हम दे देंगे, अगर नहीं चाहिए तो इट्स एन ओपन मार्केट। आई ऑलवेज से माई इंक्यूबेटर एज अ नैनो सिलिकॉन वैली ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। तो नैनो है 1 बिलियन था, बट अगेन वो इट इज़ एन इंडस्ट्री, इट इज़ एन इको सिस्टम। और सक्सेस की रीज़न ही यही थी, जैसे रेहान भाई कह रहे हैं, आज HEC का जो चैलेंज है वो एक्सीलेंस नहीं है, वो रेलेवेंस है। क्योंकि बच्चा गोल्ड मेडल भी पढ़ के चला जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसको वो माहौल चाहिए जिसके अंदर तमाम वो लोग बैठे हों जो उस जैसे हों, और फिर लोग मंडी की तरफ आते हैं। सो वन, अब मोर स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस की तरफ देखें, अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना है तो 5 लाख 10 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है। आप दराज का स्टोर बना लें, आप शॉपिफाई का स्टोर बना लें, आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचना शुरू कर दें, इवन 2-3 लाख से भी हो जाता है, बट आपको बफर चाहिए हो। हमारे पास जो इंटरनेशनली आप करते हैं तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जैसे इट्सी वगैरह हो गई, वहाँ आप शायद 5,000 10,000 डॉलर से भी स्टोर्स वगैरह बना लेते हैं और तमाम चीज़ें आते हैं। होलसेल का अगर बिज़नेस है उसमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है जनरली वो आपके पास 15,000 20,000 डॉलर अगर होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट लेवल में जाते हैं तो वहाँ आपके पास तकरीबन मिनिमम 30,000 डॉलर से लेकर 1 लाख डॉलर तक कि आपके पास अगर अमाउंट हो तो आप जो हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है जहाँ आप देखें कि पाकिस्तानी आप 2-3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे पास कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर अमेज़ॉन PL का बिज़नेस लेते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर तो वो उन लोगों से लेते हैं जो कम अज़ कम उनके पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख डॉलर की होती है।
उससे कम की नहीं लेते। तो द रेंज इज़ वेरी डिफरेंट। और इसी वजह से, क्योंकि अच्छा आपने शुरू में स्टैट्स शेयर किए, अगर आप ये देखें ना, बाई 2045 90% ऑफ द टोटल बिजनेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स ई कॉमर्स। सो एक्चुअली ई कॉमर्स क्या है? वो दुनिया में जो सारा कारोबार चल रहा है वो ऐसा ऐसा ई के तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप एक पैगाम दे दें पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे धोखाधड़ी, फ्रॉड, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस ई कॉमर्स बिजनेस में इन सर्विसेज फराहम करते हैं हम बाहर, हमारी बड़ी ख़राब इमेज बन गई है इस वजह से। तो क्या पैगाम देंगे कि इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या ये सारे काम करना दुरुस्त हैं या नहीं है, ई कॉमर्स में आगे बढ़ना? क्योंकि एक सोच मुसलमानों में एक ये भी है कि नहीं, ज़्यादा ये तो मादा परस्ती हो जाएगी अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करेंगे, नहीं हम अर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो नहीं, ये तो हमारा मज़हब कहता है कि नहीं, आखिरत के ऊपर तवज्जो दो और दुनिया के ऊपर तवज्जो नहीं दो, ज़्यादा ना कमाओ। तो एक मैं चाहूँगा कि पैगाम दें कि इस प्रोग्राम के ज़रिए। इसी जुमले ने हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया है कि बस ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। हालांकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बात करता हूँ यही जाएगा हमारे साथ। देखिए, जितना बड़ा आपका बिज़नेस होगा उतना आपका इम्पेक्ट होगा। और ये दुनिया इस वक्त ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल हालात हैं उसने प्रूव कर दिया कि जो इकनॉमिक की वॉर है, ठीक है, और आप वही कंट्री आगे जाएगी, वही कौम आगे जाएगी जो इकनॉमिकली सस्टेनेबल होगी, पावरफुल होगी। इसलिए हम देखते हैं कि आप देखें अशरा मुबशरा में 6 बड़े ताजिर थे, ठीक है, और ऐसे ताजिर थे जिनके 10,000 ऊँट जो है वो एक वक्त में सदक़े में दे दिया करते थे। तो उनकी अर्निंग क्या होगी? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है कि इस्लाम में कि आप बस गुजारे लायक करें, बल्कि आपका ये कि आप ज़्यादा एक्सेल करें, ज़्यादा लोगों में इम्पैक्ट क्रिएट करें। आपके जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा आपके जो है ना एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करेंगे। जितने घरों में चूल्हा जलेगा आपकी वजह से, सारा आपके लिए सदका जारिया होगा। तो और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स में तो स्किल है। मैं अक्सर अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई आप चैरिटी में जो है ना एम्पावरमेंट शुरू करें, कि आप बजाय इसके, वो कहते हैं ना कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दें। कि अगर आपने लाख रुपए चैरिटी करनी है तो आप 10 लोगों को एक इनके इंक्यूबेशन में या रिहान साहब के स्कूल में ट्रेनिंग दिला दें, कहीं पे भी ट्रेनिंग दिला दें, वो जब तक अर्न करते रहेंगे आपके सदका जारिया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लेवल पे हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो सारा हम दुनिया का काम कर रहे हैं ये हमारा दीन है, और हमारे दीन ने तो हमें कहा कि वो ताजिर अंबिया किराम के साथ होगा जो अमानतदार होगा और सच्चा होगा। तो ये फजीलत तो किसी मुफ्ती के लिए भी नहीं है, बल्कि ये फजीलत तो उस ताजिर के लिए है जो एथिक्स पे काम कर रहा है। तो वो फ्रॉड तो पहले से था, लेकिन अब जो है एक्सपोज हो गया है थोड़ा सा। तो अब हमें अपने एथिक्स पे, अपनी कौम के एथिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि कौम जब इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज में जाए तो मुसलमानों की अच्छी नुमाइंदगी करे। वरना एक जुमला अक्सर कहा जाता है कि जहाँ पर आपने इस्लाम को फैलाना है वहाँ मुसलमानों को हटा दें, तो इस्लाम तो अपनी फैलना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस जुमले को रिवर्स करना है कि मुसलमान अपने एक्शन से जो है दाई बनते हैं और दीन की फ़रोग का ज़रिया बनते हैं। रेहान साहब, आप कुछ कह रहे थे? कितनी कॉस्ट में ई कॉमर्स शुरू होता है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर मोहल्ले में करियाने की दुकान होती है, जी। और कोई करियाने वाला, ज़्यादातर करियाने वाले दराज पे और ऑनलाइन अपना माल व्हाट्सएप पे भी नहीं बेचते। तो घर के ख़वातीन या बच्चों को चाहिए कि उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनके लिए दराज की दुकान खोलें, 2000 रुपये में खुल जाती है, और वहाँ से इब्तिदा हो जाती है आपकी ई कॉमर्स पे। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है दराज पे, फिर आप अमेज़ॉन पे चले जाएँ, एटसी पे चले जाएँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएँ। और ये चीज़ हमारे हर करियाने वाले को सीखनी चाहिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर इस मोहल्ले में खाली नहीं, देखिए दराज नेशन वाइड डिलीवरी करता है, 100 रुपये 150 रुपये लेता है जी। और आपके जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर आपका माल नहीं जा रहा है। तो अगर आप अपने मोहल्ले की चीज़ को ग्लोबल, यानी पाकिस्तान एक 250 मिलियन का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उस पर लेकर आएँ, स्टेप 1 2000 रुपये से ई कॉमर्स शुरू हो जाती है। बहुत खूब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रेहान अल्लाहवाला साहब का, डॉक्टर मुफ्ती फसी भट्ट साहब का और प्रोफेसर गुलफाम साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई हमारे मेहमान की, और जिससे यही जो इस प्रोग्राम का मकसद था वो यही था कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बेसिकली जो ऑलरेडी निज़ाम में तालीम मौजूद है उसके बरक्स जो निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक मॉडर्न तरीके के ऊपर स्कूल कायम किया जा रहा है, उन लोगों से आपको तारुफ़ करवाएं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा मिजाज है, अपॉर्चुनिटी तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी है। आज ग्लोबली $19 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है,
और तकरीबन 5 सालों के अंदर ये 48 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है ग्लोबली। तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो इकोनॉमिकली बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके लिए हमें फ्रॉड, धोखाधड़ी और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से दूर रहना पड़ेगा अगर हमें ग्लोबली अपने आप को मनवाना है। तो लिहाजा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।